नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हम परिवार के ऑनलाइन मंच पे। आपको एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने की व्यवस्था की गई है। आज पहला प्रैक्टिस सेट हम लोग एसएससी जीडी का सॉल्व करेंगे। आप लोग आगे भी इन सेटों को सॉल्व करते रहेंगे ताकि आपको आगामी पेपर में आपको आगामी प्रश्नों के लिए सुविधा उपलब्ध हो। आप देखिए, पहला प्रैक्टिस सेट हिंदी का है। पहले प्रैक्टिस सेट में आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। 61 और 62 के लिए निर्देश हैं। इस प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न के चार उत्तर दिए गए हैं। आपको सही उत्तर वाला क्वेश्चन, सही उत्तर वाला आंसर बताना। इसमें आप देखो, पहला लिखा है हतोत्साह, फिर लिखा है हतोत्साह, फिर लिखा हतोत्साहित, फिर तीसरा के बाद चौथा लिखा हतोत्साह। अब आप देखिए, हतोत्साहित शब्द और हतोत्साह में अंतर क्या है। जो हतोत्साहित शब्द है ये हत और उत्साह का मिश्रण है। हत और उत्साह का मिश्रण। हत माने जो चीज परेशान है, व्याकुल है, उसको हत बोलते हैं। और उत्साह को आप समझते ही हैं। इसमें हतोत्साह शब्द में गलती दी गई है। और दूसरे वाले में आप देखें तो उसमें ता ही नहीं लगाया गया। तीसरे में देखें तो ता तो लगाया गया पर उसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें हमको प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अगर आप 61 का आंसर देखें तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा, हतोत्साहित लिखा होना चाहिए। मूल विकल्प क्या होना चाहिए, हतोत्साहित होना चाहिए। अगला भी क्वेश्चन 4 ही ऑप्शन पे है। ये भी वर्तनी का ही प्रश्न है। इसको ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे पेपरों में आया है। अगर हम उज्ज्वल शब्द लिखना चाहते हैं तो हमको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। अगर हम इसको और सही से समझें तो उत धन ज्वल होता है। कैसे तोड़ते हैं, उत धन ज्वल, क्योंकि संधि का नियम है ता के बाद जब भी जा आएगा तो ता जो है वो जा में बदल जाएगा। एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा मित्र, कि ता आधा है इसलिए जा भी कैसा है, आधा है। जैसे ता आधा है वैसे जा भी आधा है। और एक बात आप समझ लीजिए, कुछ नियम है इसके, कि ता के बाद जा आए तो ता जा में बदल जाता है। यदि ता के बाद भैया ला आता है तो ता ला में बदल जाता है। यदि ता के बाद टा आता है तो ता टा में बदल जाता है। यदि ता के बाद डा से डमरू आता है तो ता डा में बदल जाता। इन नियमों को याद रखें, बहुत ज़्यादा आते हैं पेपरों में। जैसे हम लोग लिखते हैं तल्लीन, तो तल्लीन शब्द को जब तोड़ा जाता है तो कैसे टूटता है, तत धन लीन। तो ता के बाद क्या दिया हुआ है, ता दिया हुआ है। जैसे एक शब्द और आता है तटीका, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, तत धन टीका। दो प्रश्नों में आप देख चुके कि ता के बाद टा है और ता के बाद ला है, इसलिए ला और टा में इसको बदल दिया गया है। और शब्द क्या है, उज्ज्वल। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। 62 का आंसर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न पे लिखा है 62 कि बहुवचन बताना है। कांटा का बहुवचन बताना है। कांटा का क्या बहुवचन होगा, तो कांटा का बहुवचन कांटो, कांटो, या फिर कांटे, या फिर कांटो, कौन सा सही होने वाला है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, बड़ा आ जब भी ए में बदल जाए तो वो बहुवचन बना लेता है। बड़ा आ का मतलब आकारांत से है। किससे है भैया, आकारांत। ऐसे शब्द जो पुंलिंग है और बड़ा आ पर खत्म होते हैं उन्हें हम आकारांत शब्द कहते हैं। और ये बदलते किसमें हैं, ए में बदलने पर ये बहुवचन में बदल जाते हैं। तो कांटा शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, कांटे हो जाएगा। और 63 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप। अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, गिलास का बहुवचन बताइए। कुछ बहुवचन के रूप में आप ध्यान से समझिए। हमारी हिंदी में दो ही प्रकार के वचन हैं, एक वचन और बहुवचन। या तो एक की बात होगी या एक से अधिक की बात होगी। या तो एक की बात होगी या एक से अधिक की बात की। संस्कृत में वचन के तीन प्रकार हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यदि अब हिंदी में पूछें तो वचन के दो ही प्रकार हैं, या तो एक वचन या तो बहुवचन। अब गिलास का बहुवचन पूछा है। गिलासों शब्द आपने कभी सुना ही नहीं होगा, गिलासों शब्द भी आपने कभी नहीं सुना होगा, और गिलासों शब्द तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 का आंसर नंबर सी बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले में क्या लिखा हुआ है, संयोजक का स्त्रीलिंग बताना है। संयोजक का स्त्रीलिंग बताना है। ये शब्द है संयोजक का स्त्रीलिंग बताना है। स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, संयोजिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयोजिका इसका स्त्रीलिंग होगा।
संयोजक का स्त्रीलिंग हो जाएगा भाई संयोजिका हो जाएगा। 55 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। आप वचन का स्त्रीलिंग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वचन का स्त्रीलिंग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप काठ शब्द का स्त्रीलिंग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, काठ शब्द का स्त्रीलिंग लिखिएगा और वचन का स्त्रीलिंग बॉक्स में लिखिएगा। अगला 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखा अंत बिगाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चार ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। नतीजा खराब करना, भाग जाना, धोखा देना या नीचा दिखाना। भैया अंत बिगाड़ना मतलब नतीजा खराब कर देना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 66 का आंसर ए हो जाएगा। अंत बिगाड़ना का मतलब धोखा देना से भी नहीं है, भाग जाना से भी नहीं है और नीचा दिखाना भी नहीं है। भाग जाना के लिए आपको एक मुहावरा बहुत पूछा जाता है, 9 2 11 हो जाना, भाग जाना के लिए पूछा जाता है। धोखा देना के लिए क्या होता है? पीठ पर खंजर भोंकना, पीठ पर खंजर भोंकना। ये शब्द जो है, ये जो मुहावरा है, ये धोखा देना के लिए प्रयोग किया जाता है। और नतीजा बिगाड़ देना मतलब अंत बिगाड़ना होता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगले में लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्न के चार वाक्य दिए गए हैं, एक वाक्य सही है, सही वाक्य का चयन। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, या तो कॉमा लगना चाहिए था और या तो योजक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। कॉमा को ही योजक चिन्ह बोलते हैं। यदि कभी योजक चिन्ह नहीं मिलेगा तो हमें योजक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आप देखो लिखा है छात्रों ने शिकायत की, सवाल पूरा गलत था। अब या तो यहाँ पर वो कॉमा लगा देते, छात्रों ने शिकायत की, कॉमा सवाल पूरा गलत था, तो उन्होंने कॉमा नहीं लगाया और किसी भी वाक्य में कॉमा लगा हुआ नहीं है। तो अगर आप पहला पढ़ें कि छात्रों ने शिकायत की वाक्य पूरा गलत था। दूसरा देखो लिखा हुआ है सवाल पूरा गलत था, छात्रों ने शिकायत की, ये तो क्वेश्चन ही उल्टा कर दिया उसने। और अगर आप तीसरा पढ़ें पूरा गलत सवाल था, छात्रों ने शिकायत की, में भी कॉमा नहीं लगाया। और लास्ट वाला पढ़ो छात्रों ने शिकायत पर सवाल गलत था, छात्रों की शिकायत पर सवाल गलत। अब आप देखो, या तो यहाँ पर कॉमा लगाता तो उसने कॉमा नहीं लगाया, और तीन में कहीं पर भी योजक शब्द का प्रयोग नहीं किया है, तीन में कहीं पर भी योजक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। कि जो है वो क्या है? एक योजक शब्द है। क्या है भैया? योजक शब्द है। दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को ही हम योजक शब्द कहते हैं। इंग्लिश में जैसे हम दैट से जोड़ते हैं, ऐसे हिंदी में हम दैट की जगह की का प्रयोग करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 67 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बात को और ध्यान से समझ लीजिएगा, यदि यहाँ पर की नहीं लिखा हो, कॉमा का प्रयोग किया जा सकता है। 67 नंबर के बाद 68 नंबर देखते हैं। लिखा है आहूत का विलोम बताइए। बहुत ही सरल है। आहूत का विलोम, आहूत शब्द का विलोम बताना है तो आहूत में बड़ा आ है, और बड़ा आ का जब भी विलोम बताते हैं, छोटा आ का विलोम या बड़ा आ का विलोम बनाने के लिए हमको अन का प्रयोग करना पड़ता है। का प्रयोग करना पड़ता है, अन का प्रयोग करना पड़ता है। बड़ा आ जोड़िए आप इसके साथ, ये अना बन जाएगा, ना पे मात्रा बड़ा आ की आ जाएगी, यानी आंसर कौन सा सही हो जाएगा? अनाहूत आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। ये नियम याद रखिएगा, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा कि छोटा और बड़ा आ का जब भी विलोम बनाना हो तो हमें अन का प्रयोग करना पड़ता है। जो छोटा आ है उसको हम अकारांत शब्दों के रूप में जानते हैं, और जो बड़ा आ है उसको हम आकारांत शब्दों के रूप में जानते हैं। एक बात को ध्यान से समझ लीजिए, जैसे शब्द लिखा सूर्य, और जैसे शब्द लिखा मही, और जैसे शब्द लिखा सूर्या, अगर शब्द छोटा आ पे खत्म हो तो अकारांत है, अगर शब्द बड़ा आ पे खत्म हो तो आकारांत है। अगर सूर्य का स्त्रीलिंग पूछे तो सूर्या होता है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी मिलेंगे कि स्त्रीलिंग में बदलना होगा, तो छोटा आ को आप बड़ा आ में बदलेंगे तो वो बदल जाएगा। जैसे ये शब्द लिखा है, इस बड़ी ई पर खत्म हो रहा है, इससे हम इसको ई का रांत लिख देंगे, जिस पर भी खत्म हो उसका कारांत जोड़ दीजिए और शब्द उसी प्रकार का बन जाएगा। आहूत का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 68 का आंसर नंबर सी बिल्कुल सही। 68 के बाद 69 69 नंबर पे आते हैं। अथ का विलोम आपको बताना है। इसका विलोम बताना है अथ का। अंत का विलोम आदि भी लिखते हैं, अगर ऑप्शन में आदि नहीं है तो अनंत भी लिखते हैं। अगर अर्थ का विलोम पूछे तो निरर्थक भी लिख देते हैं, अर्थक की जगह निरर्थक, या अर्थ का विलोम व्यर्थ भी लिख देते हैं। अध का विलोम पूछे तो अनध होता है, तो इति ही ऑप्शन बच गया, तो अथ का विलोम क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। अथ माने होता क्या है? अथ माने होता है शुरुआत, और इति माने क्या होता है?
इति माने होता है समाप्ति, याद रखिएगा। अथ का विलोम इति देखने को आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? दर्प का पर्यायवाची शब्द है। दर्प का पर्यायवाची बताना है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और इसको बहुत ध्यान से समझिए। गर्व और अहंकार में लोग परेशान हो जाते हैं। कौन सा सही होना चाहिए? या तो गर्व या तो अहंकार। ना ही दर्प का अर्थ स्वाभिमान है, ना ही दर्प का अर्थ तिरस्कार है। गर्व और अहंकार में लोग परेशान। गर्व उन चीजों के लिए होता है जो सकारात्मक है, और जो नकारात्मक है उनके लिए अहंकार होता है। तो दर्प का जो है पर्यायवाची अहंकार लिखना पड़ेगा, न कि गर्व। दर्प का पर्यायवाची क्या लिखना पड़ेगा? अहंकार। 70 का आंसर नंबर बी सही है। 70 का ऑप्शन नंबर बी होने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 71। पिसुन, पिसुन का पर्यायवाची बताना है। क्या पिसुन का पर्यायवाची बेईमान होता है? बिल्कुल नहीं। पिसुन माने पीसना? बिल्कुल नहीं। पिसुन माने पिशाच? बिल्कुल नहीं। तो पिसुन का पर्यायवाची क्या होता है? चुगलखोर। जो लोग बातों को इधर से उधर करें उन्हें क्या बोलते हैं? पिसुन बोलते हैं, या उनको चुगलखोर के नाम से कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 71 का कौन सा सही होने वाला है? ऑप्शन का है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 72 नंबर। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं पढ़े जाते। कहावत का अर्थ बताना है। कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़े काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। कंजूसी करना तो इसका अर्थ होना ही नहीं। सीमित साधनों से काम चलाना उसने लिख दिया, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, यानी काम पूरा नहीं हो पा रहा है। काम पूरा नहीं हो पा रहा है तो बड़े काम नहीं होते, यानी सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुहावरे और लोकोक्ति को पढ़ते समय बहुत ध्यान से देखें। उसको वहां पे नहीं का प्रयोग किया गया था, और आपको नहीं का प्रयोग 4 में से लास्ट में ही दिख रहा है। लास्ट में ही नहीं का शब्द का प्रयोग था। सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। अगला क्वेश्चन है 73। क्वेश्चन नंबर 73 लिखा है आहार मुख। अब इसका आंसर बहुत कम ही लोग दे पाए। आहार मुख का संधि विच्छेद बताएं। आप प्रयोग करके भी देख सकते हैं। लोग इसमें विसर्ग संधि लगा देंगे और संधि विच्छेद इसका देखने को नहीं मिलेगा। आहार मुख शब्द का जो संधि विच्छेद है वो व्यंजन संधि के अनुसार है। आहन धन मुख क्या होना चाहिए? आहन धन मुख। 90% बच्चे आहत धन मुख लिख के आएंगे, या वो इसमें विसर्ग संधि ढूंढेंगे तो विसर्ग संधि नहीं है। बेटा जब भी ना वर्ण के बाद, कौन से वर्ण के बाद? ना वर्ण के बाद माँ वर्ण का प्रयोग कर दिया जाए, माँ वर्ण का प्रयोग, तो उसको हमें रा में चेंज करना पड़ता है, वो भी आधा रा। कौन सा रा है? आधा रा। आप देख सकते हो माँ के ऊपर आधा रा लगा हुआ है, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि है भैया? व्यंजन संधि। ऑप्शन कौन सा सही हो जाना है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 73 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सही हो जाएगा सी। अगर संधि का भी पूछे तो कोई भी विसर्ग लगा के ना आए। क्या आंसर होने वाला है? व्यंजन संधि आंसर होने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा? शिशु शब्द की भाववाचक संज्ञा बताएं। देखो भाववाचक संज्ञा होता क्या है? किसी शब्द के लिए जो भाव प्रकट किए जाएं वही भाववाचक संज्ञा है। जैसे पिता शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? पिता शब्द की भाववाचक संज्ञा पैतृक होती है। क्या होती है? पैतृक। माँ शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? माँ शब्द की भाववाचक संज्ञा ममता होती है। अगर माता शब्द की पूछे तो मातृत्व लिखकर आए, और माँ शब्द की पूछे तो ममता लिखकर आए। शिशु शब्द लिखा है, शिशु की भाववाचक संज्ञा लिखनी है, क्या हो जाएगा? शैशव हो जाएगा। क्या आंसर होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होने वाला है। एक क्वेश्चन और समझिए। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद उत्पत्ति के आधार पे आपको बताने हैं। ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, और वीडियो लाइक और सब्सक्राइब का काम है। 74 का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए और इसका आंसर कमेंट में चाहिए। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के भेद तो आप बता सकते हो, उत्पत्ति के आधार पे आंसर कमेंट। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन क्या है? 75 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन नंबर जो 75 है, क्वेश्चन नंबर 75 जो है
उसमें क्या लिखा, रसिक मोहन के रचयिता कवि कौन है। रसिक मोहन के रचयिता कवि बताने हैं। देखो बिल्कुल ही एंटिक रचना पूछी गई कि रसिक मोहन के रचयिता कवि कौन। जो रसिक मोहन के रचयिता कवि हैं उनका नाम है रघुनाथ बंदी चंद। क्या नाम है, रघुनाथ बंदी चंद। क्या नाम हो जाएगा, रघुनाथ बंदी। अगर बेनी प्रवीण की बात करें तो करम धारय समास के ऊपर इन्होंने करम धारय नाम की रचना लिखी है। ये याद रखना कि करम धारय रचना किसकी, तो बेनी प्रवीण जी की रचना है करम। अगर हम गिरधर दास जी की बात करें तो इनका पूरा नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास। क्या नाम है, गोपाल चंद्र गिरधर दास। और इनकी एक रचना है बनारस रस। रचना का नाम याद रखिए, रस। रस इनकी रचना का। रस रूप नाम के कोई कवि नहीं है, रसलीन नाम के कवि हैं। ये ऑप्शन ही, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होने वाला। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा, अब तो भैया आपको गद्यांश देखने को मिलेगा। और गद्यांश बहुत ही अलग तरीके का अब एसएससी जीडी में पूछा जाने लगा है। आपको यहाँ पे अब गद्यांश में स्थान भरने हैं। विराम चिन्ह के पहले जो रिक्त स्थान है उसको भरना है। बहुत ध्यान से गद्यांश को हमें पढ़ना होगा। पहले गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब गद्यांश को ही भरना आपका काम हो गया है। ये बिल्कुल ही अलग तरीके के क्वेश्चन है। जैसे पहला आप पढ़ें, 76 से लेकर 80 तक के लिए निर्देश दिए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार इनकी पूर्ति करनी है। लिखा है, मानव इतिहास में संभवतः अनुवाद की अवधारणा उतनी ही पुरातन है जितना कि मानव सभ्यता का। आपको तो भविष्य की तो बात ही नहीं है, पतन की तो बात ही नहीं है। मानव सभ्यता के इतिहास की बात होने वाली, बात होने वाली है। मानव सभ्यता के इतिहास की बात होने वाली है। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली बिल्कुल सही होने वाला। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, रिक्त स्थान के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 पे देखना है। वैसे तो अनुवाद मूल रूप से दो भाषाओं के बीच एक विशेष अंतर संबंध का रिक्त स्थान है। तो एक विशेष अंतर संबंध का क्या होना चाहिए, तो परिचायक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिचायक। क्योंकि परिचायक शब्द किसको प्रकट करता है, परिचायक शब्द रूप को प्रकट करता है। का क्या है, रूप है। 77 का आंसर नंबर डी बिल्कुल सही होने वाला है। बहुत सारे लोग निर्णायक भी लगा सकते हैं, जबकि निर्णायक आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। 77 का क्या हो जाएगा, डी दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। गद्यांश में रिक्त स्थान 3 में आपको भरना था। अब हम लोग रिक्त स्थान 3 को पढ़ते हैं। रिक्त स्थान 3 क्या कहता है, लिखा हुआ है, परंतु यह व्यापक अर्थों में मानवीय अंतर संबंधों की व्याप्ति का रूपक भी है। इस व्यापक अर्थ में अनुवाद एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के सामाजिक सरोकार का प्रमुख होता है। अब यहाँ पे आपको होता है कि पहले ऑप्शन नंबर 3 देखना है। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है, क्या होता है भैया, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है कि वाहक होता है। वाहक माने दोनों के बीच में संबंध प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या होता है भैया, वाहक होता है। अगला प्रश्न अगर हम देखें 79 नंबर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से करना। गद्यांश में रिक्त स्थान 4 के लिए हमको क्या भरना है। गद्यांश में रिक्त स्थान 4 के लिए आपको क्या भरना है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है, दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि संवाद की स्थापना की पूर्व शर्त है अनुवाद का संभव हो पाना। संवाद की संभावना स्थापना का की पूर्व शर्त क्या है, अनुवाद का संभव हो पाना। हम ज्यों ही दूसरे व्यक्ति के उत्कट, हम ज्यों ही दूसरे व्यक्ति के उत्कट की बात हो रही है, हम ही ज्यों ही दूसरे व्यक्ति के उत्कट स्वप्नों, आग्रह, निर्णयों या भावों का उपयुक्त शब्द बताना था। तो उत्कट के बाद भाव शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि भाव ही उत्कट होते हैं। स्वप्न तो आप नींद में करते हैं, आग्रह आप जागने में करते हैं, भाव जो है उत्कट होते हैं। उत्कट के बाद आपको भाववाचक संज्ञा का भाव शब्द ही प्रयोग करना होता। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्या लिखा है, गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए आपको कौन सा भरना है। रिक्त स्थान 5 के लिए आपको कौन सा भरना है ये आपको बता। अगर हम गद्यांश देखें, गद्यांश का जो लास्ट नंबर है क्या बोलता है, इसमें लिखा हुआ है, उत्कट भाव को अपने शब्दों में, यहाँ पे हम लोगों ने भाव भर दिया, उत्कट भावों को अपने शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। हम अनुवाद के खाली स्थान पर विचरण शुरू कर देते हैं। हम अनुवाद के खाली स्थान पर विचरण शुरू कर देते हैं। तो किसकी बात हो रही, रातल की, पंख की, आसमान की या सागर की। तो हम अनुवाद के रातल पर क्या कर देते हैं, उपयुक्त आंसर लगा देते हैं। ठीक है,
आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स अपने इस चैनल पर देखने को। जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, हम लोग 100 प्रैक्टिस सेट इस पे सॉल्व कराने वाले। आप लोग बहुत ध्यान से, आपको पेपर में बहुत ज़्यादा मदद होगी। वो आगे से शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और भी बच्चा है तक वो पहुंचाते हैं। कंटिन्यू क्लासें रहेंगी और प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। नमस्कार। इसके बाद जो आपका अगला प्रैक्टिस सेट होगा वो जीएस का होने वाला है। आप आप हटेंगे नहीं, देखते रहेंगे और आपको बहुत सारे 100 प्रैक्टिस सेट के हम लोगों के वादे हैं और 100 प्रैक्टिस सेट हम लोग आपको सॉल्व। जैसा कि आपको प्रभात सर ने बताया कि हम लोगों का टारगेट जो है, टारगेट है एसएससी के लगभग 100 प्रैक्टिस सेटों को क्या कराना है, अपने को सॉल्व कराना है। और जो 100 प्रैक्टिस सेट अपने जो सॉल्व करने हैं हम लोगों को, 100 प्रैक्टिस सेट में हम लोग जितने भी एग्जामिनेशन ओवरऑल हैं, तो समस्त एग्जामिनेशनों को हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे। ठीक। और इसमें हम लोग जो सेकंड पार्ट लेकर आए हैं वो किसी का है, जीडी का जिस पोर्शन जो रहा अपना सेकंड पार्ट, तो पहले हिंदी आपको सॉल्व कराई गई और अगला जो पार्ट देखा गया है वो किसका है। तो जो भी हम लोग ने अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको लोगों को हम लोगों ने डाल रखे, मैंने पहले से ही डाल दिया था बच्चों के लिए, तो बच्चों ने सॉल्व भी किया होगा, आपको सबका सोल्यूशन आपको मिल चुका है। अगला जो अपना टॉपिक है वो जीएस है, और जीएस का जो टॉपिक है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था एग्जाम का था। शुक्ला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य किस देश में स्थित, ये नहीं पूछा गया कि भारत के किस राज्य में स्थित। उसने क्वेश्चन में पूछा कि शुक्ला फांटा जो है ये भारत के किस देश में स्थित, किस देश में स्थित है। भैया सबसे पहले इसका जो आंसर होना चाहिए वो आंसर कहाँ होना चाहिए, क्या नेपाल होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, नेपाल। तो आंसर नंबर क्या सही होगा भैया, ए नंबर होगा। तो कोई पूछे शुक्ला फांटा कहाँ पे स्थित है, तो क्या नाम बताएंगे भैया, नेपाल में स्थित। कहाँ पे स्थित है, नेपाल में स्थित है ना। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों की किस उपलब्धियां का वर्णन। आपने नाम सुना होगा, नाम सुना होगा हरिशेन का नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, हरिशेन का नाम सुना होगा, ठीक ना। हरिशेन ने एक किताब लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति, क्या नाम था उसका, प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति नामक जो पुस्तक थी, यही इलाहाबाद के स्तंभ लेख के शिलालेख का शिलालेख में इसकी उपलब्धियों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया। ये जो किताब लिखी है, ये किसने लिखी है, ये किताब लिखी है हरिशेन ने। और राइटर जो हरिशेन साहब है, किताब का नाम प्रयाग प्रशस्ति। और सबको पता होगा जो हरिशेन साहब थे ये किसके काल से संबंध रखते थे, समुद्रगुप्त के काल के संबंध रखते थे, समुद्रगुप्त। आंसर नंबर कौन सही हो जाएगा भैया, सी नंबर हो जाएगा। आंसर नंबर कौन है, अगला क्वेश्चन लिखा गया है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की वकालत की। आपको ध्यान होगा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 पर, और ये किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज। उन्होंने एक चीज बोली कि अगर किसी भी प्रकार से किसी भी देश का विकास करना है तो आप गांवों का विकास कीजिए, गांवों। अगर आप गांवों को लगातार विचार करते हैं, मतलब विकसित करते हैं, तो क्षेत्रीय और लोकल क्षेत्र के साथ साथ बड़े बड़े जितने भी क्षेत्र हैं वो क्षेत्र धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, डेवलप करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे, डेवलप करते जाएंगे। और जब डेवलप करते जाएंगे तो इसी व्यवस्था को जो अर्थव्यवस्था में बोला गया, वो बोला गया विकेंद्रीकृत। क्या कहा बोला गया, केंद्रीकृत। यहाँ पे लिखा है ग्लोबल, ग्लोबल कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, वैश्वीकरण। क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। किसी भी विश्व के साथ, पूरे विश्व के साथ कोई भी देश अपना एक संपर्क सूत्र सुधार बना के चलता है और कंटिन्यू उसके साथ व्यापार करता है, तो हम लोग कहते हैं ग्लोबल। क्या कहते हैं, ठीक। आंसर नंबर इसका क्या होगा, ए नंबर। कौन सही होगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन लिखा गया है भैया कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है। ये पेराम्बूर में स्थित, कहाँ पे स्थित है, पेराम्बूर। ठीक, पेराम्बूर कहाँ पड़ता है, चेन्नई में। कहाँ पड़ता है, चेन्नई में। आपको पता होना चाहिए रायबरेली का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये सब हमारी क्या है, कोच फैक्ट्रियाँ, ठीक ना। तो ये जो पेराम्बूर चेन्नई में जो पड़ती है, ये हमारी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है।
ठीक ना। तो ये कहाँ पर है भैया, ये हमारे यहाँ चेन्नई में। कोई क्वेश्चन आ जाए कि बताइए हमारे यहाँ रेल कोच फैक्ट्री निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है, बताएंगे चेन्नई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, चेन्नई में स्थित है। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1955 में की गई। कब की गई थी, 1955 में की गई। तो कोई पूछा हम लोग इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना कब करी गई, 1955 में। क्या नाम था, पेराम्बूर, कहाँ है, चेन्नई। ठीक, रायबरेली इसी प्रकार की फैक्ट्री है। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून समानता, देखिए समानता का अधिकार तो ध्यान आया होगा, मैं बताता हूँ। विधि, जाति, सब एक समान, हुआ, छूत, का, उपाधि, अंत। ध्यान आ गया होगा, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ रखा गया, 14 से 18 तक रखा। कहाँ से कहाँ तक रखा गया है, 14 से 18। विधि मतलब कानून, सभी के लिए कानून कैसे हैं, एक समान है। किस आर्टिकल में रखा गया है इसको भैया, 14 की बात करते हैं। सभी जातियां कैसी हैं, एक समान है। किस आर्टिकल में कहा गया, 15 में रखा गया। सबके लिए एक समान अवसर, सबको नौकरियों के बराबर दर्जा दिया जाए। किस, छुआछूत को बोलते हैं अस्पृश्यता, क्या बोलते हैं, अस्पृश्यता का किया गया अंत किस के तहत। उपाधियों का भी कर दिया गया अंत किस के तहत, 18 के तहत। उपाधियां दो क्षेत्र में दी जाती हैं, और दूसरी के क्षेत्र, सैन्य क्षेत्र में कहा, जैसे देखा होगा नाम का आगे ब्रिगेडियर, कर्नल, इस तरह एडमिरल, इस तरह सब लगे होते हैं। और शिक्षा मतलब देना नाम के आगे डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टरेट, यहाँ पर अभी भी उपाधियां दी जाती हैं। क्वेश्चन आ जाता है पुरस्कार शब्द का प्रयोग कहाँ, पुरस्कार भी अनुच्छेद 18 में। तो उपाधियां खत्म करी गई तो लोगों को पुरस्कार देना चालू कर दिया। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद कानून, कानून बोले तो विधि, कानून बोले तो संविधान में कानून का अर्थ होता है विधि, और विधि सभी के लिए एक समान है। और विधि सभी के लिए एक समान है, तो भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में उल्लेखित है 14 में उल्लेखित है 14 में। जातियां सब एक समान, 15 लगा के आते। अवसर की बात करता, 16 लगा के आते। अस्पष्टता की बात करते, 17 लगा के आते। उपाधियों की अनुपात करी, 18 लगा के आते हैं। ठीक ना, चलिए अगला देखते हैं। गुप्त काल में किस धातु की, देखिए ध्यान रखिएगा, गुप्त काल को ही स्वर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर्ण काल। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो चलाए गए वो राजा, वो कुषाण काल में चलाए गए, कुषाण। एक नाम सुने होंगे, राजा कनिष्क का नाम सुना। इस कनिष्क के शासन काल में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए। क्या देखो, सुनो क्या लिखा, गुप्त काल में किस धातु के, स्वर्ण काल, सबसे ज्यादा अगर डेवलपमेंट हुआ है, सबसे तेजी से कोई चीज भारत विकसित हुआ है, तो स्वर्ण काल में, सबसे सॉरी गुप्त काल में। यहाँ पे, यहाँ पर शुद्ध, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के आप बताओ, एक कुषाण राजवंश में राजा कनिष्क के द्वारा। लेकिन सबसे तेजी से डेवलपमेंट, इसके पहले चांदी के सिक्के आपको मिलेंगे, लेकिन सबसे तेजी से डेवलपमेंट, भारत का सबसे तेजी से पुनरुद्धार हुआ, जो बहुत तेजी से बढ़ा, ये हुआ किस काल में, गुप्त काल में। तो लोगों ने कहा स्वर्ण काल, क्या कहा, स्वर्ण काल। तो सबसे शुद्ध शुद्ध तो नहीं कहूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा सोने के सिक्के अगर किसी शासन काल में चलाए गए तो क्या नाम बताएंगे, गुप्त काल में। किस बताएंगे भैया, गुप्त काल में। इसी कारण सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, सॉरी शुद्ध नहीं, सिर्फ सोने के सिक्के सर्वाधिक कहाँ चलाए गए, तो क्या बताएंगे, गुप्त काल। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कहाँ चलाए गए, तो आप बताओगे कुषाण का। क्या बताओगे, कुषाण राजा कनिष्क के साथ। ठीक ना, अगला देखते हैं। लिखा है टिप्पानी निम्नलिखित में से किस राज्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रटिएगा सब लोग। टिप्पानी, और टिप्पानी जो है गुजरात का है। कहाँ का है, गुजरात का। तो क्वेश्चन आ जाए, निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है टिप्पानी, तो बताएंगे गुजरात का है। किसका है, गुजरात। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत, ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ जो वायुमंडल है, इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो देखते हैं कौन कौन से। पहले नंबर समताप, दूसरा नंबर पे कौन आता है भैया, सॉरी समताप कह रहा हूँ। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल, फिर आयन मंडल, और फिर उसके बाद बहिर्मंडल। कौन सा मंडल, बहिर। एक्चुअली में जो समताप मंडल, ओजोन मंडल, ये दोनों एक ही मंडल थे। जब भी पेपर में आ जाए ओजोन लेयर जो होती है वो ओजोन मंडल में पाई जाती है, 50 से 80 किलोमीटर। लेकिन हुआ क्या कि इसको हम लोगों ने बाद में अलग किया, लेकिन ये पार्ट किसका था, समताप मंडल। एक चीज याद रखिएगा, ओजोन परत किसका भाग है, तो सदैव समताप मंडल। क्या बताएंगे, समताप। अगर समताप मंडल पेपर में नहीं आता है तो लगाते हैं ओजोन मंडल, लेकिन ऑप्शन में समताप मंडल होना ही नहीं चाहिए। अगर है तो ओजोन परत कहाँ पे स्थित है, समताप मंडल। लेकिन अगर वहां पे समताप मंडल नहीं है तो लगा के ये कहा, ओजोन मंडल। कोई पूछे भारी उपग्रह कहाँ छोड़े जाते हैं, तो बताना बहिर्मंडल में। कोई पूछे संचार उपग्रह कहाँ छोड़े जाते हैं, आयन मंडल में।
मौसम संबंधित समस्त जितनी गतिविधियां होती हैं वो सब कहाँ होती हैं? तो क्षोभ मंडल में। तो मौसम से संबंधित समस्त गतिविधियां कहाँ होती हैं? तो बताएंगे क्षोभ मंडल से, बादल गरजना, बिजली चमकना, वर्षा का होना, ये सब कहाँ होता है? क्षोभ मंडल। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, समताप मंडल। अगला देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? तो अंग्रेजों ने जब कलकत्ता में एक दुर्ग बनाया उसका नाम था फोर्ट विलियम। क्या नाम था भैया? फोर्ट विलियम। तो कोई पूछे अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम इनमें से क्या था? तो कलकत्ता में जो दुर्ग था उसका नाम था फोर्ट विलियम। क्या नाम था भैया? फोर्ट विलियम। जो सबसे पहला इसका जो प्रेसिडेंट बनाया गया था उसका नाम था चार्ल्स आयर। क्या नाम था भैया? चार्ल्स आयर। क्या नाम था इसका? चार्ल्स आयर। तो सबसे पहला जो उसका प्रेसिडेंट बना के भेजा गया था उसका नाम था चार्ल्स आयर। अब मैं बताना चाहूंगा कि ये अंग्रेजों कलकत्ता में जो कॉलेज स्थापित उसका नाम क्या था? फोर्ट विलियम। क्या नाम था? फोर्ट विलियम। अगला, संयुक्ता परिग्राही किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। परिता परिग्राही, संयुक्ता परिग्राही किस संबंधित? उड़ीसी से। किससे संबंधित है? उड़ीसी से। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या पूछाता है? संयुक्ता परिग्राही ये एक शैली है और उस शैली के आधार पर नृत्य किया जाता है। ये कहाँ का है? उड़ीसी का। कहाँ का है? उड़ीसी। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? एक्चुअली में हमारे यहाँ बलवंत राय मेहता जी का नाम सुना हो, और बलवंत राय मेहता जी ने हमारे देश के अंदर क्या किया? पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया। और बलवंत राय मेहता जी ने पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया तो त्रिस्तरीय बताया। एक बताया ग्राम पंचायत, एक बताया क्षेत्र पंचायत, एक बताया जिला पंचायत। इन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्था नहीं है ग्राम पंचायत। ग्राम सभा बिल्कुल है, ग्राम न्याय पंचायत बिल्कुल है, लेकिन ग्राम सहकारी संस्था से इसका किसी प्रकार से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ग्राम सहकारी संस्था पंचायती राज व्यवस्था से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। आंसर नंबर डी। ठीक, न्याय पंचायत होती है। देखा होगा आप लोग को, जब कोई भी दिक्कत आती है तो पंचायत के लोग क्या करते हैं? बैठा देते हैं और न्याय करते हैं। इनके साथ जो भी प्रॉब्लम आती है तो न्याय पंचायत उसे कहते हैं। एक ग्राम सभा होती है, गांव में समस्त जितने भी ऐसे व्यक्ति, ओवरऑल जितने भी व्यक्ति रहते हैं, वो चाहे 15 साल, 10 साल, 12 साल, 18 साल, उन्हें कहते हैं ग्राम समाज। क्या कहते हैं? ग्राम समाज। अगर मतदाताओं का जो समूह होता है उसे कहते हैं ग्राम पंचायत। क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत। ठीक, अगला देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ग्राम सहकारी संस्था। बड़ा इमामबाड़ा, ये सबको रटा हुआ क्वेश्चन है। बड़ा इमामबाड़ा क्या है? कहाँ पर है? लखनऊ में है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में है। तो कोई पूछे भैया कि बड़ा छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर है? बताएंगे लखनऊ में है। तो फ्री फंड का नंबर है, ले लो भैया, बटोर लो ऐसे नंबरों को, अगर पेपर में आ जाए, क्योंकि ऐसे नंबर हमसे छूट कर कभी नहीं जाने चाहिए। ये नंबर सिर्फ फ्री फंड के हैं और ये इसलिए दिए जाते हैं जिससे आपका अंदर से उत्साह जगता रहे कि नहीं मुझे जीएस आती है दाना, ठीक ना। लेकिन ये किसी काबिल नहीं, क्योंकि वहां पर बैठे हुए सभी स्टूडेंट इसका क्या देंगे? आंसर देंगे, दाना चाहिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, पंचशील का नारा, सबको पता होगा पंचशील का नारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम बताओगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो कोई पूछे पंचशील का नारा किसने दिया? तो बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया। किसने दिया? पंचशील का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको याद रखना है कि एक्सरे की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। इनका नाम था डब्ल्यू.सी. रोटजन। क्या नाम था? डब्ल्यू.सी. रोटजन। तो कोई पूछे किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी? तो डब्ल्यू.सी. रोटजन द्वारा की गई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो ये किसके द्वारा करी गई थी? डब्ल्यू.सी. रोटजन। ये 1895 में करी गई थी। कब करी गई थी? 1895। तो कोई पूछे कि एक्सरे मशीन की खोज किसके द्वारा करी गई थी, तो नाम बताएंगे डब्ल्यू.सी. रोटजन। कब करी गई? सन 1895 में। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस भाषा को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये बहुत अच्छा पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन इधर उधर एसएससी जैसे एग्जामिनेशन में मिला भी है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार द्वारा किस भाषा को सबसे पहले एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। पूरे इंडिया की एक शास्त्रीय, देखो भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्य का दर्जा आंध्र प्रदेश को दिया, वो एक अलग मैटर है। यहाँ पूछा है एक शास्त्रीय भाषा के रूप में किसे चयनित किया गया, और शास्त्रीय भाषा के रूप में जिसे चयनित किया गया उस भाषा का नाम था तमिल। क्या नाम था भैया? तमिल। और तमिल को जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया ये 2004 में दिया गया। कब दिया गया? 2004। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर किसे राज्य का दर्जा दिया गया था, वो आंध्र प्रदेश था, लेकिन शास्त्रीय भाषा के रूप में किसे घोषित किया गया तो बताएंगे तमिल। क्या बताएंगे भैया? तमिल। 2004 में, 2004 में ध्यान रखें, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने
धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर कर राहत टैक्स से संबंधित जो समिति बनाई गई थी वो कौन सी समिति बनाई गई थी, और टैक्स से संबंधित टैक्सों में किस तरीके से लोगों को लाभ दिया जाए, कैसे लोगों को बचाव किया जाए, इसके लिए विजय केलकर जी की अध्यक्षता में जब हम लोग क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो वहाँ पढ़ाता हूँ ये टैक्स से संबंधित क्या है, समिति है। जो विजय केलकर की अध्यक्षता में से क्या किया गया था, भारत देश के अंदर स्टार्ट किया और लागू किया गया, तो क्या नाम था होगा, विजय केलकर। अच्छा क्वेश्चन उसको याद रखिएगा, निम्नलिखित करों में से कौन सा ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है, ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। बिक्री कर, आज के जमाने का जीएसटी, मतलब है नहीं है। भू राजस्व कर, जमीन पर लगाया गया कर। और जो ग्राम पंचायत, जो कोई राज्य सरकार का कर तो है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सबको पता होगा, सीजीएसटी एचजीएसटी दो भागों में है, सबको पता होगा। लेकिन उसने कहा ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है स्थानीय मेलों पर कर। आपके यहाँ स्थानीय बाजार, स्थानीय मेले, जो टैक्स लगते हैं, कर लगते हैं, वो कौन लगाती है भैया, ग्राम पंचायत लगाती है। आंसर में कौन सा ही होगा, सी। लिखा है इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से प्रथम बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। तो सबसे पहली बार जो इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से प्रथम बार जो सबसे पहली बार इसे सिद्ध किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था, ये था डेविसन और जर्मन द्वारा। किसके द्वारा भैया, डेविसन और जर्मन द्वारा इसे क्या किया गया था भैया, बताया गया था। तो इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को अगर हम बात करते हैं प्रायोगिक रूप से प्रथम बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था, तो उनका नाम था डेविसन और जर्मन के द्वारा। किसके द्वारा, तो क्वेश्चन आ जाए इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को हम लोग प्रायोगिक रूप से अगर प्रथम बार सिद्ध करेंगे तो किसके द्वारा, डेविसन और जर्मन द्वारा। आंसर नंबर सी। इंडियन विजन, और अच्छा क्वेश्चन है, इंडिया विजन 2020 निम्नलिखित किसके द्वारा तैयार की गई थी। याद रखिएगा, इनका नाम था, जब भी आ जाए कि विजन 2020, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा, तो उनका नाम था एसपी गुप्ता समिति। क्या नाम बताओगे, एसपी गुप्ता समिति। क्या नाम बताओगे, एसपी गुप्ता समिति। कोई पूछा आप लोगों से कि इंडिया विजन 2020 निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो क्या नाम बताएंगे, एसपी गुप्ता समिति। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको याद रखना है। क्या बताओगे, एसपी गुप्ता समिति। विटामिन बी 1 जो थायमीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। तो बी 1 की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम होता है बेरी बेरी, सबको पता होगा। विटामिन सी की कमी से कौन होता है, रतौंधी। कौन होता है, विटामिन सी कमी से कौन होता है, रतौंधी, ध्यान रखें ना। विटामिन डी कमी से क्या होगा भैया, तो देखिएगा रिकेट्स नामक, ठीक ना, इस तरीके से रोग जो होते हैं। तो विटामिन बी 2, बी 3, बी 5, बी 7, बी 9 ये होते हैं, ध्यान रखना। हमारे यहाँ जो बी 1 है, इस बी 1 की कमी से हमारे यहाँ जो रोग उत्पन्न होते हैं वो कौन सा रोग होता है भैया, बेरी बेरी। आंसर में कौन सा ही होगा, सी होगा। कौन होगा, सी। जो सबसे पहला खोजा गया विटामिन था, तो जो सबसे पहला खोजा गया जो विटामिन था किसके माध्यम से खोजा गया था, चावल के छिलके के माध्यम से। किसके माध्यम से, चावल के छिलके के माध्यम से क्या किया गया था, खोजा गया था। तो सबसे पहली बार जो विटामिन बी खोजा गया था, ये किसके माध्यम से खोजा गया था, चावल के छिलके के माध्यम से क्या करा गया था भैया, खोजा गया था। तो इसका नाम क्या था, विटामिन बी। तो विटामिन बी है, इसी को बी 1 भी कहते हैं। साइंस का नाम क्या होता है, तो बताएंगे थायमिन। विटामिन सी का नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और बी 1 की कमी से एक रोग उत्पन्न होता है, बेरी बेरी। कौन होता है भैया, बेरी बेरी। आंसर नंबर कौन सा ही होगा, सी नंबर। कौन सा ही होगा, सी नंबर। तो ये जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पे क्या करा दिए गए भैया, सॉल्व करा दिए गए। अगली जो अगला जो आपको मैथ और रीजनिंग का जो आपका प्रैक्टिस सेट बचा है वो आपको नेक्स्ट क्लास में कल के दिन मिल जाएगा। ये वीडियो आज पड़ जाएगी आपके यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी हमारा जीएस और आपका जो मैथ, सॉरी, जीएस और हिंदी का जो भी आपके क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने सॉल्व करा दिए। रीजनिंग वाले सर एक्चुअली में है नहीं, तो हम लोगों ने इसीलिए मैथ की क्लास इस जगह थोड़ा डिले इसलिए कर रहा हूँ कि मैथ और रीजनिंग को हम लोग एक साथ क्या कर देंगे, डाल देंगे, ठीक ना। रीजनिंग वाले सर आज ना होने के कारण हम लोगों ने ऐसा किया है। तो मैथ और रीजनिंग आपको मिल जाएगी, और जो आपका हिंदी और जीएस का पोर्शन है वो आपको क्या हो चुका है, क्या मिल चुका है। नेक्स्ट अगली क्लास जो हम लोग डालेंगे, ये सब लोग याद रखेंगे कि आज हम लोगों ने इसको हम लोग क्या डाल रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास डाल रहे हैं। लेकिन आगे से जो क्लासेस पढ़ेंगी वो प्रैक्टिस सेट हम लोग पहले से ही डाल देंगे, और उसके बाद अगली जो क्लासेस होंगी, प्रैक्टिस सेट होंगे हमारे, वो सब लाइव होंगे। क्या होंगे भैया, लाइव होंगे। ये लाइव प्रैक्टिस सेट आपको
इसी वीक से आज हो गया मंडे, कल आपका मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पड़ जाएगा, मैथ और रीजनिंग वाला। लेकिन बुधवार से हम लोग इसे क्या करेंगे भैया, कंटिन्यू करेंगे। ठीक ना, इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।